नमस्कार। ये वीडियो इकोनॉमिक्स के पहले ही वीडियो का एक पार्ट है। उसको टेक्निकल एरर की वजह से बीच में रोकना पड़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं। एमएसपी, तो एमएसपी जिसका मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो एमएसपी होता क्या है? तो एमएसपी जो है वो एक तरह से बीमा है। तो एमएसपी एक तरह का बीमा है जो न्यूनतम कीमत पूरे उत्पादन के किसानों को दी जाती है। और उससे क्या होता है, उनको सिक्योरिटी मिलती है कि मान लीजिए उनका कोई फसल है, उसने किसान ने उगाई और सभी ने वो उगाई, अब मार्केट में खरीदने वाले नहीं हैं, तो उसकी कीमत, जब उत्पादन ज़्यादा होगा तो कीमत घटेगी। लेकिन अगर एमएसपी है तो किसान को उसकी उचित कीमत मिलेगी। तो एमएसपी का मुख्य कार्य है किसानों को बिचौलियों से बचाना। पीडीएस के लिए, पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए अनाज कलेक्ट करना और फसल प्रतिरूप का निर्धारण करना। नुकसान क्या है? सभी पर लागू नहीं होता, अधिक उत्पादन पर जोर रहता है और अधिक रासायनिक उर्वरक कीटनाशक का उपयोग किया जाता है, और इससे क्षेत्रीय असमानता बढ़ती है, आय की असमानता बढ़ती है और वर्तुलाकार महंगाई का जाल बढ़ता है। वर्तुलाकार महंगाई का मतलब होता है कि मान लीजिए किसान है, किसान की इनकम बढ़ी, एमएसपी मिला तो उसकी इनकम बढ़ी, लेकिन जब उसके यहाँ जो मजदूर है वो काम करते देखेगा कि ये इसके पैसे बढ़ रहे हैं, तो कहेगा आपको भी तो ज़्यादा मिलते हैं, तो वो मज़दूर भी अपनी मज़दूरी बढ़ा देगा। तो जब मज़दूर बढ़ाएंगे तो वो और महंगी होगी, अब मज़दूरी महंगी हो गई तो और चीज़ें भी महंगी होंगी। इस तरह से एक सर्किल बन जाता है जो बढ़ता ही जाता है और महंगाई बढ़ भी जाती है। दूसरी, एमएसपी सब पर लागू, सभी फसलों पर तो लागू होती नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा। और एक बड़ी बात, क्वालिटी पर भी फ़र्क पड़ता है। अब चाहे तुम गेहूँ अच्छा उगाओ चाहे ख़राब, अब तुम्हारे पास है एमएसपी। टमाटर है चाहे सड़ा, मतलब सड़े का मतलब ख़राब ले जाओ, या बहुत बेस्ट क्वालिटी का, जब मान लो एमएसपी दे दी जाए तो मिलेगा तो उतना ही। तो इससे अच्छे उत्पादन को बढ़ावा तो नहीं मिलता है। अब देख लेते हैं एमएसपी लागू करना। एमएसपी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सीएसीपी के द्वारा 1965 में लागू की गई। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का यह एक संलग्न मंत्रालय है, सीएसीपी, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइस, और ये गैर राजनीतिक है, मतलब इसमें पॉलिटिकल लोग नहीं हैं। अंतिम निर्णय इकोनॉमिकल अफेयर्स मंत्रालय की कैबिनेट कमेटी करती है, लेकिन डिसाइड कौन करते हैं? सीएसीपी, और ये गैर राजनीतिक है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि गन्ने का एमएसपी नहीं होता है, गन्ने का एफआरपी होता है। एफआरपी का मतलब है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। तो गन्ने के मूल्य निर्धारण आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति करती है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति करती है, जबकि बाकी का एमएसपी का निर्धारण सीएसीपी करती है। अब बात करते हैं भंडारगृह पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस तरह से काम करता है। तो देखिए, भंडारगृह कौन कौन? भारतीय खाद्य निगम, केंद्रीय भंडारण निगम, राज्य भंडारण निगम, ठीक है। और इसकी धारा है 1954 480 अधिनियम आईएफसी का निर्माण प्रारंभ हुआ। आप देखते हैं सब्सिडी। सब्सिडी में बिजली, उर्वरक, कृषि उपकरण पर जो सब्सिडी दी जाती है वो क्या कहलाती है? इनडायरेक्ट। ये भी एक क्वेश्चन है कि इनडायरेक्ट सब्सिडी है, ये ऑप्शन में दे देगा। तो बिजली, उर्वरक, कृषि उपकरण इनडायरेक्ट सब्सिडी है, जबकि डायरेक्ट में क्या आएगा? एमएसपी। एमएसपी क्या आएगा? डायरेक्ट में। डब्ल्यूटीओ में, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब्सिडी को एक साथ एएमएस, एग्रीगेट मेजर्स सपोर्ट कहा गया है। डब्ल्यूटीओ के अनुसार विकसित देश एएमएस 5% से ज़्यादा नहीं दे सकते, और विकासशील देश 10% से ज़्यादा नहीं दे सकते। अब अच्छा, इस पर बैन क्यों लगाया हुआ है कि इतने परसेंट से ज़्यादा नहीं, इतने परसेंट? मान लीजिए भारत की गवर्नमेंट है और ये सब्सिडी दे रही है, और इसके किसान है वो गन्ना उगा रहा है, उस पर बिजली सब्सिडी मिल रही, उर्वरक सब्सिडी मिल रही और
कृषि उपकरणों पे भी सब्सिडी मिल रही। तो सब्सिडी के बाद जो कॉस्ट आई मान लो 5 रुपये पर केजी, क्विंटल में वैसे होता है, एक समझाने के लिए बता रहे हैं कि 5 रुपये पर केजी मान लीजिए लागत आई। अब ये क्या करेगा कि अब ये बाहर अगर बेचेगा तो 10 रुपये में भी आसानी से बेच देगा। और वहीं कोई दूसरा देश है वहाँ सब्सिडी नहीं मिल रही है, वहाँ गन्ने पर लागत आ रही है 10 रुपये पर केजी, तो क्या ये 10 रुपये पर केजी में बेच देगा? नहीं, ये 10 से ऊपर ही बेचेगा। तो दुनिया की मार्केट में कौन सी चीज़ बिकेगी? जो 10 रुपये पर केजी बिक रही। तो जिसको सब्सिडी ज़्यादा मिलेगी उसका सामान ज़्यादा बिकेगा। अब उसका ही सामान बिकेगा। इस पे बैलेंस बनाने के लिए WTO ने ये कर रखा है कि अमीर देश 5% से ज़्यादा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सब्सिडी AMS ना दें और विकासशील देश 10% से ज़्यादा सब्सिडी ना दें। सब्सिडी के सकारात्मक प्रभाव कृषि विकास का इंजन है, सामाजिक न्याय होता है, पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन होता है। सब्सिडी के नकारात्मक प्रभाव राजकोषीय घाटा होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रभावित होगी, संसाधनों की कमी होगी, फसल प्रतिरूप पर बुरा असर होगा। ये कैसे? जैसे मान लीजिए सब्सिडी मिल रही है गन्ने पर या गेहूं पर, गन्ने पर या गेहूं पर सब्सिडी मिल रही है, तो ये क्या करेगा कि बराबर गन्ना गेहूं गन्ना गेहूं गन्ना गेहूं यही उगाएगा, जबकि फसलें बदलती रहनी चाहिए, बीच में कभी दाल कर लेनी चाहिए, कभी कुछ, जिससे मृदा की उर्वरता बनी रहे। दाल इसलिए बोला क्योंकि उसमें उसकी जड़ों में जीवाणु पाए जाते हैं, जो बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है। और कृषि खर्च का 80% भाग सब्सिडी में चला जाता है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाता है और अनुसंधान नहीं हो पाता। भारत जैसे देशों में क्या है, हर आदमी MSP की डिमांड करता है, उससे मैक्सिमम चीज़ें सब्सिडी में चली जाती हैं, कुछ MSP की, कुछ इनडायरेक्ट सब्सिडी में। और कृषि के लिए जो अनुसंधान होने चाहिए, अच्छे टेक्नोलॉजी, अच्छे बीज, अच्छे उर्वरक, उन सब में पैसा खर्च ही नहीं हो पाता है, और पैसा सीधा सब्सिडी, जैसे बजट का ज़्यादातर पैसा पेंशन में, ऐसे कृषि का ज़्यादातर पैसा सब्सिडी में, सब इसी में ख़त्म हो जाता है। नए जो आप कहते हैं हमारे देश में ऐसा होता ही नहीं, होगा कहाँ से? कृषि का पैसा सब्सिडी में, और बजट का जो वैसा पैसा है टैक्स का, वो चला गया पेंशन में, पुरानी वाली अब तो ख़त्म कर दी। बचता क्या है? कुछ नहीं। इसीलिए यही तो इसका बुरा प्रभाव। बिजली पानी का दुरुपयोग, अब मान लो बिजली कम यूनिट मिले या फ्री में मिले, किसान क्या करेगा? किसान के अपने आसपास ही देख लीजिए कि जब पानी फ्री हो फैलने देते हैं और भूमि की लवणता बढ़ती है, अर्थात मृदा प्रदूषण। जब ज़्यादा उर्वरक हो जाते हैं तो मिट्टी सफ़ेद पड़ जाती है। इसका कारण है NPK जो उर्वरक होते हैं, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम उर्वरक, इनकी सांद्रण पृथ्वी पर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर मृदा की लवणता बढ़ जाती। सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS समवर्ती सूची माता है, ये आपको पता होना चाहिए। केंद्र व राज्य दोनों इसको बैलेंस करते हैं। केंद्र क्या करती है? खरीद अनाज की, भंडारण, परिवहन, थोक आवंटन, केंद्रीय निर्गत मूल्य। राज्य क्या करते हैं? डीलर्स का चयन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नए लाइसेंस कौन जारी करता है? राज्य, यही पूछ सकता है। लाभार्थियों की पहचान, राज्य, मतलब नीचे का मापदंडों का निर्धारण की किसको अब दिया जाए, आवंटन मात्रा का निर्धारण, ये सब क्या करते हैं? राज्य। खरीद, भंडारण, परिवहन और आवंटन, ये सब केंद्र, और कितना मूल्य होगा। 1947 में शुरू हुई थी ये। खाद्य और अखाद्य खाने योग्य और जो डेली यूज के पदार्थ हैं जैसे साबुन, तेल आदि व्यंजन, उस मतलब एक उदाहरण दे रहे हैं, खाद्य और अखाद्य पदार्थ दोनों पर। इसे भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। और इसे केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित किया जाता है। FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, PDS के लिए खरीद और रखरखाव का कार्य करती है। ये क्वेश्चन आता है कि PDS के लिए खरीद और रखरखाव का कार्य कौन करता है? तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जबकि राज्य सरकारों को राशन व अन्य वस्तुओं के वितरण सुनिश्चित करना होता है। PDS का इतिहास 1960 में अव्याहग्रस्त शहरी क्षेत्रों में भी प्रारंभ हुआ। 1970-80 उच्च गरीबी वाले क्षेत्रों में
1992 नरसिम्हा राव द्वारा पुनर्गठन संपूर्ण भारत में लागू हुआ। तो पीडीएस वितरण प्रणाली संपूर्ण भारत में लागू हुई 1992 में, और 1997 में लक्षित यानी टारगेटेड सार्वजनिक वितरण प्रणाली टीडीपीएस ये अटल बिहारी के समय पर शुरू हुई कि ढूंढ ढूंढ के गरीबों को देना, और 2000 में आई अंत्योदय योजना। 2017 में प्रति व्यक्ति वाली प्रणाली आ गई। हुआ क्या, इससे पहले क्या था कि परिवार के हिसाब से दिया जाता। अब कोई आदमी का ज़्यादा परिवार है तो उसको ज़्यादा राशन मिल रहा है, तो फिर तो और परिवार बढ़ाया कि अपने को तो चिंता ही नहीं है, सरकार दे रही ना खाने। अब क्या कह दिया है, प्रति व्यक्ति कितने व्यक्ति, 5 kg वाला सिस्टम लागू हो गया। और 2020 में कोविड के समय वन नेशन वन कार्ड, मतलब कहीं भी चले जाइए अपना राशन ले लीजिए। अब पीडीएस के दोष देख लेते हैं। पीडीएस के दोष, पीडीएस में क्या है, भोजन की उपलब्धता है ना कि पोषण की। अब गेहूं चावल मिल गया लेकिन प्रोटीन वसा घी विटामिन थोड़ी मिला। ये अनुच्छेद 47 की विपरीत दिशा है। समावेशन व निष्कासन त्रुटि, प्रतिगामी विकास तंत्र। इससे क्या होगा, एक तो सही लोगों तक जरूरी नहीं है कि पहुँचे ही पहुँचे, कई तो पैसे वाले बुलेट पे ले जाते हैं। लीकेज की समस्या, खराब गुणवत्ता निजी दुकानों में, जब उसके गुणवत्ता आती है खरीद वाले की उतनी अच्छी नहीं होती है, और फिर वो निजी दुकानों में उनकी बिक्री भी होती है ब्लैक में। केंद्र राज्य झगड़े होते हैं कि हमें नहीं दे रहे, हमारे और दो। गरीबी निर्धारण की जटिलता, अब किसको गरीब कह दें, बुलेट फॉर्च्यूनर वाले गरीब कह दें जो राशन लेने आता है, या फिर जो पैदल आता है और ले नहीं रहा है उसको गरीब कह दें। तो एक समिति याद रखो और समिति याद ना रखना। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने पीडीएस की जांच के लिए बाधवा समिति गठित की, जिसे 2007 में अपनी रिपोर्ट की। बाधवा समिति की सिफारिशें देख लीजिए। इसने कहा कि छत्तीसगढ़ मॉडल लगाइए, यानी ये क्या करते हैं कि जो पीडीएस की गाड़ी होती है उसमें जीपीएस लगा देते हैं। और पीडीएस डीलर स्थानीय निवासी होना चाहिए। लाइसेंस सेल्फ हेल्प ग्रुप सोसाइटी ग्राम पंचायतों को दिए जाएं। पीडीएस दुकानों को अन्य वस्तुओं की बिक्री भी करनी चाहिए। डिलीवरी में विलंब की जिम्मेदारी निर्धारित हो। रिसाव से बचने के लिए तमिलनाडु मॉडल अपनाना चाहिए। और पीडीएस को पूर्णतः कंप्यूटरीकृत करने का सुझाव। एनजीओ के माध्यम से राशन कार्ड धारकों का सत्यापन तथा फर्जी राशन कार्ड धारकों को दंड रहित राशन कार्ड लौटाने की योजना होनी चाहिए, जो अभी चल रही है। शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके सुपरविजन समिति, जिसके सदस्य महिला तथा एससी एसटी भी होंगे। मतलब उसके जो सदस्य बने सुपरविजन के वो महिला व एससी एसटी भी होंगे। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट बने, जीपीएस प्रणाली हो, बायोमेट्रिक हो, स्मार्ट कार्ड बने और मैसेजिंग सुविधा हो। मतलब सब कुछ हाईटेक हो और बीच में लीकेज ना हो, चोरी ना हो, इसके लिए। अब देख लेते हैं एग्रीकल्चर के कुछ करेंट, मतलब ये लेटेस्ट करेंट नहीं है, पहले के हैं लेकिन इम्पोर्टेंट हैं इसलिए लिखे हुए हैं अलग अलग सन के। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 1 जून 2019 को लागू हुई थी। 60 की उम्र के बाद किसानों को 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन है, और वही किसान पात्र होंगे जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि होगी। अब हमें ये बताइए, हमने पिछले वीडियो में बता दिया था कि 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को क्या कहेंगे, 1 हेक्टेयर से कम वालों को और 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में। और इसकी आयु 18 से 40 बीच, ये आपको पता होना चाहिए। एक तो पेंशन कितनी मिलेगी और आयु वर्ग कितना है, 18 से 40, और पेंशन कब मिलेगी, 60 की उम्र के बाद। पहले 3 वर्षों में 5 करोड़ किसानों को कवर करने का लक्ष्य है। किसी कारणवश किसान की मृत्यु हो जाने पर उसकी पति पत्नी को पेंशन दी जाएगी और एलआईसी पेंशन देने के लिए जिम्मेदार होगी। आवेदक के पास सेविंग अकाउंट होना चाहिए। आवेदक कोई इनकम टैक्स जमा ना करता हो, ये इसकी कंडीशन है। अब देख लीजिए प्रधानमंत्री कृषक सम्मान योजना, ये भी आई सन याद रख लेंगे आप कि ये कब आई, तो ये आई 2019 में, और इसमें 2-2 हज़ार की 3 किस्तें दी गई। 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाला पहले इसमें रूल था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये 2015 में आई, सन याद कर लेना। पानी का व्यर्थ और अनियंत्रित भाव रोककर प्रयोग में लाना और भी उद्देश्यों में से एक था, जिसका 75% हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और 25% राज्य सरकार द्वारा। स्वयं की खेती, स्वयं का जल संसाधन हो, वही किसान इसका पात्र होगा।
सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम मोस्ट इम्पोर्टेंट, राजस्थान के श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में इसकी शुरुआत हुई, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसका टैगलाइन था स्वस्थ धरा खेत हरा, ये आएगा इस बार, और इसकी यही थीम थी। और ग्रामीण युवा एवं विकास कार्यक्रम ग्रामीण युवा एवं किसान 40 वर्ष तक के मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना एवं नमूना परीक्षण कर सकते हैं, ये इसकी लिमिट है। किसान विकास पत्र 2014 सर्टिफिकेट योजना थी, पहली बार 1988 में आई थी, ये भी आपको याद करना है। और इसमें कितने कितने के बॉन्ड थे, 1000, 5000, 10,000, 50,000 की राशि 100 महीने में दोगुनी होती थी, ये भी आपको याद करना है। कृषि कल्याण अभियान 2018 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा, उद्देश्य 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना था। 111 आकांक्षी जिलों में 1000 से अधिक आबादी वाले 25 गाँवों में चलाया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र इसके जिम्मेदार है 25 गाँव में। और किसान रथ मोबाइल ऐप जो है कृषि उत्पादन के परिवहन में सुगमता लाने के लिए सभी राज्यों के किसानों के लिए लॉकडाउन के दौरान सब्जी व फसलों की खरीद व बिक्री करने हेतु बनाया गया। तो ये था आपके सिलेबस का कंप्लीट। अब थोड़ा सा बजट देख लेते हैं। जो बजट ये वाला नहीं, बजट में इसमें 2020 वाले में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो देखते हैं, फिर आगे बजट देखते हैं। तो बजट में किसान 2020 में क्या लक्ष्य रखा था इन्होंने कि, कहाँ गया पेन, हाँ, बजट 2020 में इन्होंने किसान रेल और 2022 तक किसानों की आय दोगुना का लक्ष्य रखा था, और 2025 तक दुग्ध उत्पादन का दोगुना करने का लक्ष्य था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य कब तक है, तो आंसर है 2025। अन्नदाता को ही ऊर्जादाता बनाया जाए, 20 लाख किसानों के लिए सोलर पंप योजना, पीएम कुसुम आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, पीएम कुसुम के तहत दिया जा रहा है पीएम कुसुम। अब बात कर लेते हैं जीएसटी, जो हमारा लास्ट टॉपिक इस सिलेबस में है वो देख लेते हैं। तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 को, और ये इनडायरेक्ट टैक्स है। अब बता देते हैं कि एक क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो एक क्वेश्चन आएगा ये, केंद्रीय कर, राज्य कर। केंद्रीय कर हो गए केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, काउंटर वैलिंग ड्यूटी। राज्य कर मूलवर्धन कर, मनोरंजन कर, चुंगी तथा प्रवेश कर, विलासता कर। ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी, सी से सेंट्रल और एस से स्टेट। इनमें से आएगा निम्न में से केंद्रीय कर है या राज्य कर है, वो आप देख लेना। या फिर टैक्स आएगा निम्न में से डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, इनमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। क्षतिपूर्ति उपकर 2017 में जीएसटी लागू हुआ, तो 2017 से 22 तक राज्यों को जीएसटी से पहले जो वैट मिलता था ना, उससे होने वाली क्षति का भरपाई केंद्र करेगा और प्रत्येक 2 महीने में भुगतान करेगा, ऐसा कहा गया। अब देखते हैं जीएसटी परिषद की भूमिका। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकायों द्वारा वसूले जाने वाले कर, उपकर तथा अधिशुल्क जिन्हें जीएसटी के अंतर्गत समाहित किया जा सके, इस ऐसी वस्तुएं जिन्हें जीएसटी के अधीन छूट दी जा सके, मतलब ऐसी जिनमें टैक्स लिया जाए और ऐसी जिनमें छूट दी जा सके। और इंटीग्रेटेड जीएसटी में, आईजीएसटी में क्या क्या आता है, सीजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो इसको कंबाइंड बोलते हैं आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। और इसमें नॉर्थ ईस्ट के लिए विशेष प्रावधान। पहली बार जीएसटी काउंसिल में जो मतदान हुआ था वो लॉटरी को 28% स्लैब में रखने के लिए हुआ था। और 122वां संविधान संशोधन बिल लाया गया, और 101 में संविधान संशोधन अनुच्छेद 279A के तहत, 279A फर्स्ट के तहत जीएसटी परिषद की स्थापना हुई। ये क्वेश्चन हो गया पॉलिटी का, और इसकी अध्यक्षता करते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। परिषद के सभी सदस्य 28 राज्यों और 3 संघ शासित राज्यों दिल्ली, पुडुचेरी के वित्त मंत्री और राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित कोई अन्य मंत्री, अर्थात कुल मिलाकर 31 + 2 सदस्य, कुल मिलाकर 33 सदस्य हो गए जीएसटी परिषद में। कुल मिलाकर जीएसटी परिषद में 33 सदस्य हो गए। यह एक संघीय निकाय के रूप में माना जाता है एवं केंद्र और राज्य दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखते हैं जीएसटी की मतदान प्रणाली। प्रत्येक निर्णय उपस्थित लोगों के 75% बहुमत के बाद ही लिया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार के वोट का मान 1/3 और राज्य सरकारों के 2/3 होता है। जीएसटी में स्लैब कितने, 4, 5, 12, 18, 28। और जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, असम था। अब आते हैं एमएसएमई,
तो एमएसएमई एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एक तो फुल फॉर्म आती है, दूसरा एमएसएमई एक्ट आता है, तो वो आपको याद रखना है सन 2006। और दो प्रकार होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई और सर्विस एमएसएमई, और उसमें भी तीन होते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम। तो माइक्रो 1 करोड़ से 5 करोड़ तक, मतलब 1 करोड़ का निवेश हो, 5 करोड़ का टर्नओवर हो, दोनों में, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों में। और स्मॉल में 10 करोड़ से 50 करोड़, मीडियम में 50 करोड़ से 250 करोड़। जो पहले 20 करोड़ से 100 करोड़ था, पहले की याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब में सेम है। एमएसएमई मतलब वो छोटे उद्योग हैं जिनसे 12 करोड़ लोगों की आजीविका निर्भर है और देश की जीडीपी में लगभग 30% का योगदान है। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि देश की जीडीपी में एमएसएमई सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का योगदान कितना है, तो इसमें है 30% जीडीपी में योगदान। यूपी बजट 2022-23 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 26 मई को पेश हुआ था। यूपी बजट की वैल्यू डायरेक्ट पूछ सकता है, डायरेक्ट 18,655.18.97 करोड़ रुपए। और यूपी की आय का सबसे बड़ा स्रोत है स्वयं का कर राजस्व, और दूसरे नंबर पर है केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा। क्वेश्चन यह है, फर्स्ट याद रखना, सबसे ज्यादा खर्च पूंजीगत परिव्यय, बस यही याद रखना, पूंजीगत परिव्यय सबसे ज़्यादा खर्च। और यूपी में कांच कितनी जगह पे एटीएस सेंटर खोला जाएगा? 5 जगह पे, मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़, रामपुर। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना 650 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे परिवारजन को, उसको तो देंगे नहीं, वो तो मर ही चुका होगा। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण बजट में प्रावधान 1500 करोड़ 5 वर्ष में दिए जाएंगे। स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण इसी के तहत हो रहे हैं और 2 करोड़ तक दिए जाएंगे। नए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना ये वाराणसी में की जाएगी 95 करोड़ रुपए में। आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक नीति के तहत आने अगले 5 वर्षों में 4 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1000 करोड़ की राशि। जल जीवन मिशन बहुत इंपॉर्टेंट, 19,500 करोड़ की राशि। संत रविदास संग्रहालय व सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना वाराणसी में की गई, 25 करोड़ रुपए दिए गए। आलू प्याज जैसी फसलों का न्यूनतम मूल्य दिलाने के लिए जिस नई योजना की घोषणा की गई वह है भामाशाह भाव स्थिरता कोष, और इसमें 100 करोड़ रुपए दिए। अब औद्योगिक नीतियों की बात करते हैं, तो 1948 की औद्योगिक नीति, इसका 1948 औद्योगिक नीति, इसका श्रेय जाता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। सभी औद्योगिक नीति कवर कर देते हैं। पहले वो पेज आ जाने दीजिए। औद्योगिक नीति होती क्या है कि किस तरह से हम अपने उद्योगों को लेकर आगे बढ़ें, कैसे उनको सपोर्ट करेंगे, या किस क्षेत्र में, जैसे पहले कृषि क्षेत्र में था, फिर भारी उद्योगों पे था, फिर परमाणु ऊर्जा पर भी ध्यान दिया गया। ऐसे करके औद्योगिक नीतियां बनाई जाती हैं। तो हम चलिए देखते हैं 1948 की औद्योगिक नीति। इसका श्रेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जाता है। इन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई। इन्होंने कहा समाजवादी से काम नहीं चलेगा और पूंजीवादी से तो चलेगा ही नहीं। उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। प्रथम श्रेणी में 3 उद्योग थे, द्वितीय में 6 थे, तृतीय में 18 थे। कोई जरूरत नहीं है, केवल ये याद रखो 1948 में और किस पे मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति बनाई। 1956 की औद्योगिक नीति श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। 17 उद्योगों पर केंद्र सरकार का पूर्ण नियंत्रण था और लघु व कुटीर उद्योगों के विकास के लिए प्राथमिकता दी गई। कौन सी में? औद्योगिक नीति 1977 में। 1956 का बाद खत्म हो गया यहीं पर, और 1977 की औद्योगिक नीति जो है उसमें लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए प्राथमिकता दी गई, और इसका श्रेय जाता है जॉर्ज फर्नांडीज को। और जिला उद्योग केंद्र लघु उद्योग के एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बनाए गए, और संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा बनाई गई, मतलब निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का मिश्रण। पहले में मिश्रित अर्थव्यवस्था था और यहाँ पर संयुक्त क्षेत्र। 1980 में इसका उद्देश्य भारतीय
अर्थव्यवस्था का औद्योगिकीकरण और विस्तार करना था एवं पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना था। और नई उद्योग नीति 24 जुलाई 1995, इसको बोलते हैं राय मनमोहन नीति। औद्योगिक नीति में उदारीकरण, नीतिकरण एवं भूमंडलीकरण को मतलब ग्लोबलाइजेशन को अपनाया गया। वर्तमान में किन उद्योगों पर या कितने उद्योगों पूछ सकता है लाइसेंस अनिवार्य है, तो 5 है। अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ का निर्माण पीने के लिए, तंबाकू की सिगार व सिगरेट से बनी वस्तुएं, ये भी पीने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस तथा रक्षा सामान, औद्योगिक विस्फोट, जोखिम वाले रसायन। कुल मिला के सारी खतरनाक चीज़ें हैं। औद्योगिक विस्फोट, जोखिम वाले रसायन, एरोस्पेस और रक्षा सामान, तंबाकू सिगार सिगरेट, अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ का निर्माण। तो सारी खतरनाक चीज़ें अभी भी लाइसेंस मांगती हैं। अब देख लेते हैं औद्योगिक व वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड BIAFR की स्थापना 1987। याद रखना कौन सी समिति की सिफारिश पर? जो पहले स्थापना हुई वो तिवारी समिति की सिफारिश पर 1985। इसके बाद इसको सजेशन देने के लिए ओमकार नाथ गोस्वामी समिति बनाई गई 1993 में। सन याद करने की जरूरत नहीं है। अगस्त 2000 में बालकृष्ण इराडी समिति ने BIAFR को समाप्त करके राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT की स्थापना कर दी। भारत में औद्योगिक आर्थिक गणना की शुरुआत कब हुई? 1977 में। बस इतना याद रखना, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। भारत में औद्योगिक आर्थिक गणना की शुरुआत हुई 1977 में। सर्वाधिक उद्यम वाले राज्य इसी गणना में बताया चला। पोजीशन बदलती रहती है साल दर साल, देख लीजिए। फिर भी टॉप 5 में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, यूपी। सर्वाधिक उद्यम वाले केंद्र शासित राज्य दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी। सर्वाधिक रोजगार वाले 5 राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, यूपी। एक क्वेश्चन इससे आएगा, करंट के नाम पे भारत में नवरत्न, महारत्न तथा मिनी रत्न कंपनियां। तो नवरत्न कंपनियां वो होती हैं जो ग्लोबल कंपनी बनने की संभावना रखती हैं और पिछले 3 वर्षों से लाभ कमा रही। इनकी संख्या पूछ सकता है तो 10 हैं वर्तमान में। 14 नवरत्न कंपनियां और 73 मिनी रत्न कंपनियां हैं। मिनी रत्न को 2 श्रेणी 1 व श्रेणी 2 में बांटा जाता है। तो आपको क्या करना है, मिनी रत्न कंपनियां बिल्कुल याद नहीं करनी है आपको, महारत्न और नवरत्न कंपनियां याद कर लेनी है। बची हुई सो मिनी रत्न कंपनियां हो जाएंगी। तो 14 नवरत्न कंपनियां, ये आपको भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एक याद करना है, और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया याद करना है। हिंदुस्तान एल क्या है, ये भी नवरत्न कंपनी है। और ऑयल इंडिया लिमिटेड नवरत्न कंपनी है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय इस्पात निगम, ये भी नवरत्न कंपनी है। इसको अलग से याद करना है, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। और ये 10 महारत्न कंपनियां, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, ये सब महारत्न कंपनियां हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, NTPC लिमिटेड, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नवरत्न कंपनियां बनाने की शर्तें क्या हैं? मिनी रत्न श्रेणी 1 हो, पिछले 5 वर्षों में 3 में फायदे की स्थिति में हो, 6 प्रदर्शन मानदंडों पर 60 से अधिक स्कोर करते हो। इतना अकल नहीं लगाना कि ये सब क्या हो रहा है। लाभ क्या है कि अपनी कुल संपत्ति का 15% तक या 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकती हैं कहीं भी। दूसरा, पूरे वर्ष में ये 30% तक निवेश कर सकती हैं, बशर्ते 1000 करोड़ से ज़्यादा का ना हो, इसलिए इनकी कैटेगरी बनाई गई। GST कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। पंजीकरण संख्या कितने डिजिट की होती है, ये भी पूछ सकता है, तो 15 डिजिट। GST परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016। भारत GST लागू करने वाला कौन सा देश? 161वां देश। वॉलेंट्री वाहन स्क्रैप नीति का जो यात्री वाहन है वो 20 वर्ष में या तो उनके फिटनेस चेक होगी और नहीं तो उसको निरस्त माना जाएगा, स्क्रैप माना जाएगा। दूसरा, वाणिज्यिक वाहन कॉमर्शियल वाहन है वो 15 वर्ष में। दिसंबर 2023 तक ब्रॉड रेल मार्गों 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया। 2025 तक दूध उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। FDI में बीमा क्षेत्र में अब 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। अब केंद्रीय आम बजट 2022-23 करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाया जाएगा। यूपी आम बजट 2022-23
करंट अफेयर्स में पढ़ाया जाएगा। आपको चाहिए तो स्पीडी करंट अफेयर्स या फिर घटना चक्र करंट अफेयर्स या फिर दोनों पढ़ सकते हैं। योजनाएं भी वहीं से पढ़ सकते हैं और हमारे योजना के वीडियो पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में इकोनॉमिक्स करके, और अपनी वाली प्लेलिस्ट में भी पड़े हुए हैं, तो वहाँ से आप योजनाएं देख सकते हैं। 2001 से 2021 तक की कवर है, बाकी करंट अफेयर्स में कवर कर दी जाएंगी। तो ये था आपका, ये जो था अभी तक आप पढ़ रहे थे, ये था सिलेबस। ये था आपका जो आपके दिया हुआ है सिलेबस में। इसके बाद अब क्या करते हैं, देखिए अगर कोई पढ़ना चाहता है तो ये पीडीएफ ग्रुप में पड़ी हुई है, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और यहाँ पर आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, पीडीएफ देख लेंगे। जिसको एक्स्ट्रा पढ़ना है, माने 90+ लाना है तो पढ़ सकता है, वरना कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ तक पढ़ के भी वीडियो छोड़ के जा सकते हो। फिर भी हम शॉर्ट में ज़रूरी चीज़ें जल्दी जल्दी बताए दे रहे हैं। तो आरबीआई निदेशक मंडल, इसमें सरकारी निदेशक मंडल, गैर सरकारी निदेशक मंडल दो तरह के होते हैं। सरकारी में एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, सभी का कार्यकाल 4 वर्ष, और गवर्नर 62 वर्ष की आयु या 4 वर्ष जो पहले हो वो रह सकता है। तो कुल मिला के टोटल सरकारी निदेशक मंडल में संख्या कितनी हो गई, सरकारी निदेशक मंडल में संख्या हो गई 5, 4, 1, 4 डिप्टी गवर्नर, 1 गवर्नर। और गैर सरकारी में इसमें 10 भारत सरकार द्वारा नामित होते हैं, 2 भारत सरकार के अधिकारी होते हैं, 4 क्षेत्रीय गवर्नर स्थानीय बोर्ड होते हैं, 2 मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता के लोग होते हैं। तो कुल मिला के 16 और 5, 21। तो वर्तमान में लेकिन इनकी संख्या कितनी है, 17। बस इतना याद रखना है। आरबीआई की मौद्रिक नीति सेक्शन 45ZB, अगर आप याद करना चाहते हैं तो अच्छा क्वेश्चन है। आरबीआई की मौद्रिक नीति किसमें लिखी है, तो सेक्शन 45ZB। पहले 3 महीनों में आती थी, अब हर 2 महीने में। पहले 6 महीने लोग समिति आरबीआई, अब 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 3 आरबीआई। मतलब पहले 6 लोग होते थे समिति में आरबीआई के ही, अब 3 होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, 3 आरबीआई के, कुल होते हैं 6। राजकोषीय नीति जनता की क्रय शक्ति को सीधा प्रभावित करती है, जबकि मौद्रिक नीति अप्रत्यक्ष प्रभावित करती है। और जो राजकोषीय नीति है वो सिर्फ महंगाई को ही नहीं, मंदी को भी, दोनों चीज़ों को नियंत्रित कर सकती है, संगठित व असंगठित दोनों क्षेत्रों को प्रभावित करती है। आरबीआई के कार्य व शक्ति, देखो फिर कह रहे हैं सिलेबस में नहीं है फिर भी देख लो। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, आरबीआई रिजर्व बैंक कार्यों पर नियंत्रण करता है। बैंक कार्य विनिमय अधिनियम 1949 आरबीआई को वित्तीय क्षेत्र पर नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है। लोक ऋण अधिनियम 1944 या सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 1944 सरकारी ऋण बाजार पर नियंत्रण की शक्ति देता है। प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम 1956 सरकारी प्रतिभूति बाजार नियंत्रण की शक्ति आरबीआई को प्रदान करता है। भारतीय सिक्का अधिनियम 1906 मुद्रा मान पर नियंत्रण रखता है। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 के तहत आरबीआई को व्यापार और विदेशी मुद्रा बाजार पर नियंत्रण करने की शक्ति प्राप्त है। बैंकिंग परिचालन को नियंत्रित करने वाले अधिनियम कंपनी अधिनियम 1956 2013, बैंकिंग कंपनी उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण अधिनियम 1970। तो ये था जो अभी हम आरबीआई और ये सब बता रहे हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पर जा सकते हैं, वीडियो को यहीं पे छोड़ के। केवल आपको अब करना है करंट कंप्लीट, जो हम बाद में करा देंगे। तो इकोनॉमिक्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी यहाँ तक। सीआरआर क्या होता है, सीआरआर वो होता है जो बैंक आरबीआई के पास जमा करते हैं। ये पूछा हुआ था एक आध क्वेश्चन, इसलिए बता रहे हैं। जो बैंक आरबीआई के पास जमा करते हैं इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। और एसएलआर क्या होता है, वैधानिक सांविधिक तरलता अनुपात, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये आरबीआई के पास जमा नहीं होता है, बैंक अपने पास ही रखता है और आरबीआई को रिपोर्ट करता है। ये इसलिए होता है कि अगर बैंक को कोई दिक्कत हो उसके पास स्वयं का पैसा होना चाहिए। और ये लगभग 18 से 19%, और अब पहले था 21%, परिवर्ती रहता है। इस पर ब्याज और लाभ दोनों मिल सकता है। सीआरआर और एसएलआर दीर्घकालिक तरलता प्रबंधन के उपाय हैं और कठोर मौद्रिक नीति के तहत आते हैं। सीआरआर और एसएलआर क्वेश्चन आ सकता है, निम्न में से दीर्घकालिक, मतलब इसमें नहीं कहीं भी, तो दीर्घकालिक तरलता प्रबंधन उपाय हैं। तो सीआरआर एसएलआर आपको दिख जाए
तो और CRR SLR बढ़ा देंगे तो कठोर मौद्रिक नीति कहलाती है। हर बैंक को अपनी जमा राशि का कुछ अनुपात केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की वित्तीय प्रतिभूतियों में निवेश करना होता है और यह अनुपात SLR के रूप में जाना जाता है। नेट डिमांड लायबिलिटी, लोग कभी भी अपना पैसा निकाल सकें, जैसे चालू खाते, बचत खाते। टाइम लायबिलिटीज, कुछ समय तक वेट करना पड़े, जैसे सावधि जमा खाता। मेच्योरिटी पीरियड होता है ना, मेच्योरिटी पीरियड कितने समय के बाद ही आप पैसा निकाल सकते हैं, वो टाइम लायबिलिटी है। और नेट डिमांड लायबिलिटी, अभी लगाओ तुरंत पाओ। बैंक रेट, दीर्घकालिक ऋण पर बैंकों द्वारा RBI को अदा किया गया ब्याज। OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, RBI बैंकों को सरकारी प्रतिभूति बेचने के लिए टेंडर जारी करती। रेपो रेट, अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकारी प्रतिभूतियों के एवज में उधार RBI ब्याज लेता है। मिनिमम अमाउंट पूछ लें तो 5 करोड़ रुपए, इससे कम नहीं मिलेगी। तरलता समायोजन सुविधा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, RRRMSF, ये कहलाती हैं। क्या होता है कोई ज़रूरत जानने की नहीं है, अलग से हम इकोनॉमिक्स वीडियो जब लाएंगे तो डीप में पढ़ना, इधर कोई ज़रूरत नहीं। रिवर्स रेपो रेट, RBI में जमा करने पर मिलने वाला ब्याज। सीमांत स्थायी सुविधा, MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, यह सरकारी प्रतिभूति के एवज में दिया जाता है। मतलब बॉन्ड टाइप के होते हैं, उनको आप खरीद लेंगे तो उसके एवज में दिया जाता है, परंतु SLR वाली सरकारी प्रतिभूति के एवज में दिया जाता है। 2011 में लाया गया। बैंक MSF के जरिए रात भर के लिए कर्ज ले सकते हैं, मिनिमम 1 करोड़ रुपए। कार्य दिवस पे 3.5 से 4.5 तक की उपलब्ध होती है। बैंक अपने SLR का 2.5% तक का उपयोग कर सकते हैं। RBI बैंकों से रेपो रेट से ज़्यादा ब्याज लेती है। देखो, अर्जेंट ज़रूरत होगी तो ब्याज भी ज़्यादा लेगी। बैंक रेट में क्या होता है, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं लगती, दीर्घकालिक आपको मिल जाता है। ठीक है। रेपो रेट में क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेनी होती हैं, अल्पकालिक और 5 करोड़ रुपए। MSF में गवर्नमेंट सिक्योरिटी SLR के रूप में अत्यंत अल्पकालिक ऋण और 1 करोड़ मिनिमम मांगने पड़ते हैं। बैंकिंग सुधार से संबंधित समितियां आपको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल नाम सुन लो। नरसिम्हन समिति, हो सकता है पूछ ले निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग से संबंधित है, तो नरसिम्हन समिति। ये छोड़िए, NPA इसने क्या बताया था, ये आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। नरसिम्हन समिति 2। अब एक समझ लो, पूंजी पर्याप्तता अनुपात जो इम्पोर्टेंट है, CAR को बढ़ाने का सुझाव। CAR कैश एडिक्विटी रेशियो होता है, कैपिटल अपॉन रिस्क। अगर रिस्क बढ़ेगा तो CAR घटेगा, अगर रिस्क कम होगा तो CAR बढ़ेगा। ठीक है, और आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। FDI एक व्यक्ति, ये भी इसी में। सारफेसाई एक्ट 2002, किसान, कुछ मध्यम वर्ग व सूचित के वसूली के अधिकार बिना कार्रवाई के सारफेसाई एक्ट में दिया था। आप क्वेश्चन याद रखना है बस, 2002। FSDC समितियां बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वित्तीय क्षेत्र, ये भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस में नहीं है। जो अभी बता दे रहे हैं क्या है। नायक समिति, कोई उर्जित पटेल, बिल्कुल नहीं। बैंकों का विलय, ये भी नहीं। बैंकों का विलय देख लो, RBI गाइडलाइन 2011, विलय की शर्तें। निदेशक मंडल के 2/3 सदस्य यह प्रस्ताव लाएं कि हमें विलय करना है, ऐसे नहीं जबरदस्ती। और RBI प्लस CCI, ठीक है, CCI की अनुमति आवश्यक है अंडर एक्ट 2002। निजी क्षेत्र बैंकों का लाइसेंस, बेसल मानक, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, बेसल मानक नहीं। बैंकों की पूंजी, टायर वन पूंजी, सामान्य शेयर, बैंकों की अधिकतम तरलता वाला शेयर, पूंजी भंडार जो संपत्ति की बिक्री में उत्पन्न अधिशेष का प्रतिनिधित्व करते, बाजार में आसानी से बेचे जा सकें, वो टायर 1 है। और अधीनस्थ पूंजी है वो टायर 2 है। आपातकाल में उपयोग कर सकते हैं हाइब्रिड ऋण, पूंजी उपकरण जैसे बॉन्ड, दीर्घकालिक असुरक्षित ऋण, ऋण पूंजी साधन आदि। जैसे आपके पास कोई पैसा हो और कोई मकान हो, तो मकान आएगा आपका टायर 2 में। एकदम से ज़रूरत पड़े तो क्या रातों रात थोड़ी मकान बेच दोगे, उसके लिए बिकवाली निकालो तब पैसा मिलेगा। जबकि टायर 1 में पैसे ही हैं या सोना है तो ये टायर 1 में आ जाएगा कि तुरंत बिक सकता है। टायर 2 पूंजी हमेशा टायर 1 से कम होगी, क्योंकि टायर 1 हमेशा काम आता है, इसलिए आदमी या बैंक या कोई भी उसको ज़्यादा रखता है।
रिस्क बेस्ड असेट्स, जोखिमपूर्ण संपत्ति, रिस्क ज़्यादा, ब्याज दर ज़्यादा। देखो अगर किसी भी लोन पर रिस्क ज़्यादा होगी तो ब्याज दर ज़्यादा होगी। मैक्सिमम रिस्क होती है व्यक्तिगत ऋण पे, तो उस पर 60% जोखिम होता है। होम लोन पे 40% रिस्क, कार पे 30%, एजुकेशन पे 50% और सरकारी प्रतिभूति पे मिनिमम रिस्क होती है। CAR एडिक्विटी रेशियो, टोटल कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेज एसेट्स, RWA। ये फॉर्मूला था, कोई ज़रूरत नहीं। भारत ने 1999 में बेसन वर्ल्ड के दिशा निर्देशों को अपनाया, कोई ज़रूरत नहीं। सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक, विकास बैंक। नाबार्ड के नियंत्रण में RBI की शाखा सहकारी बैंक और नैरो बैंकिंग करते हैं। वित्तीय समावेशन लक्ष्य होता है, अल्पकालिक ऋण प्रदान करते हैं। सहकारी बैंकों के 3 स्तंभ होते हैं। राज्य सहकारी बैंक, ये इंपॉर्टेंट है, हर एक राज्य की राजधानी में मिलते हैं। इस राज्य सहकारी बैंक के अंतर्गत बहुत सारे जिला स्तरीय सहकारी बैंक होते हैं, लेकिन जिला स्तरीय सहकारी बैंकों को केंद्रीय स्तरीय सहकारी बैंक कहते हैं। ये उल्टा है, इसलिए इम्पोर्टेंट नाम है। जिला स्तरीय जो सहकारी बैंक है उसको कह देते हैं केंद्रीय स्तरीय, जबकि ऊपर वाले को कह देते हैं राज्य स्तरीय। ठीक है, और हर जिले के मुख्यालय में यह केंद्रीय सहकारी बैंक होता है। केंद्रीय सहकारी बैंक के अंतर्गत प्राथमिक शाखा समितियां होती हैं, जिन्हें सामान्य बोलचाल की भाषा में जो आप सुनते होंगे सोसाइटी कहा जाता है। सोसाइटी 10 लोगों से मिलकर रजिस्टर्ड की जा सकती है, 1 वर्ष के लिए अल्पकालिक ऋण दे सकती है, लोगों की जमाओं को ग्रहण कर सकती है। अधिकतर जमाओं पर केंद्रीय सहकारी बैंक को धन का ट्रांसफर हर 3 वर्ष या 5 वर्ष में अध्यक्ष के लिए चुनाव होता है। केंद्रीय सहकारी बैंक राज्य सहकारी बैंकों के द्वारा नियंत्रित होते हैं। किसी भी प्रकार के ऋण की आवश्यकता की स्थिति में वे राज्य सहकारी बैंकों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। केंद्रीय सहकारी बैंक कौन से स्तर पर होते हैं? जिला स्तर पर। वो सहायता किससे प्राप्त कर सकते हैं? राज्य सहकारी बैंकों से। RRB हमने बता दिया है कि 2 अक्टूबर 1975 यूपी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50%, राज्य सरकार 15% और स्पॉन्सर्ड बैंक 35%। इंपॉर्टेंट है, सिक्किम और गोवा के अलावा ये समस्त राज्यों में होता है। 1987 के बाद कोई नया ग्रामीण बैंक नहीं बनाया। ग्रामीण क्षेत्र में अल्पकालिक व दीर्घकालिक ऋण बीज खरीद के लिए 1 वर्ष का मिलता है, भूमि सुधार के लिए 3 वर्ष, कृषि यंत्र 5 वर्ष और भूमि पर 10 वर्ष। केलकर समिति की सिफारिश पर इन RRB को मर्ज किया गया और नए नहीं खोले गए। विकास बैंक और वित्तीय संस्थाएं, ये कोई ज़रूरत नहीं है, सिडबी याद कर लेना। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया 2 अप्रैल 1990, मुख्यालय लखनऊ है, सर्वाधिक शेयर SBI का, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ठीक है। नेशनल हाउसिंग बैंक 1988 में स्थापना, मुख्यालय नई दिल्ली। एग्जाम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, 1982, मुख्यालय मुंबई। भारत के साथ साथ तृतीय विश्व के देशों को भी ऋण उपलब्ध कराता है। तृतीय विश्व के देश वह देश जहां आज भी GDP का सर्वाधिक हिस्सा कृषि क्षेत्र से आता है, जैसा हमने पहले वीडियो में बताया, वो तृतीय विश्व के देश कहलाते हैं। नाबार्ड की स्थापना, नाबार्ड का फुल फॉर्म आपको देख लेना है, 12 जुलाई 1982, हेडक्वार्टर मुंबई। 100 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी के साथ शुरू हुआ था, जिसमें 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 50% RBI का हिस्सा था। वर्तमान में गवर्नमेंट का हिस्सा 99% और RBI का शेयर 1% है। 1992 में इसके द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज परियोजना की शुरुआत की गई, जो दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंसिंग परियोजना के रूप में है। नाबार्ड द्वारा जारी किया गया किसान क्रेडिट कार्ड है, ये भी इंपॉर्टेंट है, किसान क्रेडिट कार्ड नाबार्ड के द्वारा जारी किया गया। RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का संरक्षण नाबार्ड होता है। जो बैंक प्राथमिक क्षेत्र की देयता को पूर्ण नहीं कर पाते हैं, प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग PSL, वह बचा पैसा RIDF में चला जाता है। मुद्रा बैंक माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, हेडक्वार्टर मुंबई। 2015-16 में गठन की घोषणा की गई। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत NBFC के रूप में पंजीकृत। 50,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण दे सकते हैं प्रारंभिक रूप में बिजनेस शुरू करने हेतु। MFI माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, निजी संस्थाएं साहूकार टाइप होती हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र की NBFC या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सॉल्यूशन, ये जमाएं स्वीकार नहीं करते, सिर्फ ऋण देते हैं। SHG JLG के सदस्यों को ऋण में, SHG मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, उच्च ब्याज दरें मतलब ब्याज ज़्यादा लेते हैं, इसलिए भारत में असफल हो गए। JLG जॉइंट लायबिलिटीज़ ग्रुप, ये 10-12 लोग मिल के ऋण देते हैं और जिम्मेदारी सबकी होती है, मतलब अगर नुकसान होगा तो सबको उठाना पड़ेगा, फायदा होगा तो सबको उठाना पड़ेगा। मालेगांव समिति आपको पढ़ना नहीं है, बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, कोई नहीं।
कोई नहीं, ये भी नहीं पढ़ना है। अब देख लेते हैं एनबीएफसी नियंत्रक। शेयर मार्केट का सेबी है, बीमा का आईआरडी है, इरडा बोलते हैं, चिट फंड राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, इंपॉर्टेंट है, आवास नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी के अंतर्गत आता है, उत्पादन कंपनी कॉरपोरेट मिनिस्ट्री के द्वारा। पूसा थॉरौट समिति बिल्कुल नहीं पढ़नी, वित्तीय समावेशन समितियां रंगराजन और नचिकेत मोर, बस नाम देख लो। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक प्रमोटर की हिस्सेदारी 40 वर्ष होती है, जिसको अगले 12 वर्षों में 26% तक करना होगा। एमएसएमई में ऋण और स्मॉल फाइनेंस बैंक जमा स्वीकार करता है, ऋण भी प्रदान करता है। 100 करोड़ की न्यूनतम पूंजी के साथ खोला जा सकता है, बड़े लोन नहीं दे सकता। अपने पूंजी का 75% पब्लिक पीएसएल में लोन और एफडीआई बड़े बैंकों की समान ही होती है। भारत का पहला लघु वित्त बैंक लोकल एरिया लघु वित्त बैंक लुधियाना में स्थापित किया गया था। पेमेंट बैंक ये ऋण नहीं देता। डिमांड डिपॉजिट हो सकता है मैक्सिमम 1 लाख रुपए प्रति ग्राहक। पहले देश के बैंकों की ब्याज दर का निर्धारण आरबीआई करता था। 2011 के बाद बैंक स्वयं खुद अपने ब्याज दर का निर्धारण करने लगे हैं। पेमेंट बैंक केवल डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट है। पेमेंट बैंक 75% सरकारी प्रतिभूतियों में जमा करता है, 25% जमा के रूप में रखता है। कमीशन एजेंट के रूप में भी बीमा व म्यूचुअल फंड्स बेचता है। पेमेंट बैंक में प्रमोटर की हिस्सेदारी 40% जिसे अगले 5 वर्ष तक बनाए रखना होता है। न्यूनतम 100 करोड़ की पूंजी के साथ होता है। भारत में पहला पेमेंट बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक। बैंकिंग लोकपाल 2006 से, बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949-35 के द्वारा और अनिवासी भारतीय की समस्याओं का भी निवारण करता है। सारफेसाई एक्ट 2002, इसका फुल फॉर्म आप देख लेंगे। और मुद्रा बाजार पूंजी बाजार, मनी मार्केट कैपिटल मार्केट। मुद्रा बाजार लघु अवधि के लिए ऋण की उपलब्धता करा जाता है 365 दिन से कम। असंगठित बाजार का प्रकार है, जैसे हम लोग बाजार है ना अपना, वैसे मान लो, मतलब समझाने के लिए बता रहे हैं कि ऐसे मान लोगे तो याद रहेगा कि मुद्रा बाजार जहाँ मुद्राएं चलती हैं बस। तो असंगठित टाइप का होता है, ऐसे तो नहीं है सब, मतलब समझाने के लिए कि लाइन से चल रहे हो। और कॉल मनी 24 घंटे से कम समय में लेन देन हो जाए उससे कॉल मनी। नोटिस मनी 2 से 14 दिन के बीच, जैसे नोटिस लोकसभा और राज्यसभा में होता है ना 15 दिन का नोटिस, तो 2 से 14 याद रख लेना। और टर्म मनी 15 से 90 दिनों के बीच में। मुद्रा बाजार में किन चीज़ों की बिक्री की जा सकती है? ट्रेड क्रेडिट, कॉमर्शियल पेपर, डिपॉजिट सर्टिफिकेट, ट्रेजरी बिल, शॉर्ट टर्म डेटेड सिक्योरिटी आदि। मुद्रा का लेन देन तरलता अधिक होती है, मुनाफा कम पर सुरक्षित। मुद्रा की तरलता हमेशा अधिक होती है, जैसे हमने बताया पैसा हो या सोना उसकी तरलता अधिक होगी, लेकिन कोई प्रॉपर्टी उसकी तरलता कम होगी, लेकिन उसमें मुनाफा ज़्यादा होगा। और जिसकी तरलता कम होगी, तरलता अधिक मुनाफा कम, तरलता कम मुनाफा ज़्यादा। ओटीसी ओवर द काउंटर होता है, कॉल फैक्स फोन ऑनलाइन जैसे भी चाहिए उसको बोलते हैं ओटीसी आदि द्वारा लेन देन होता है। मुद्रा बाजार के उपकरण जिनसे धन एकत्रित किया, ट्रेजरी बिल, डिस्काउंटेड सरकारी प्रतिभूति। देखो होता क्या है कि जैसे 1 लाख रुपए की प्रतिभूति है, वो कहेगा हम आपको 92,000 में दे रहे हैं, 1 साल बाद आप हमसे 1 लाख रुपए ले रहे हैं, तो वो क्या है? ट्रेजरी बिल डिस्काउंटेड सरकारी प्रतिभूति होती है। 7.5 से 12.5% की छूट होती है। 3 प्रकार के होते हैं, 91, 182 और 364। 91 डबल 182, 182 का 364। निरांकित प्रतिभूति डेटेड सिक्योरिटी होती है, इस पर छूट नहीं मिलती बल्कि ब्याज मिलता है। देखिए वो हमने बताया ना 90-92 हज़ार की होगी और 1 लाख देंगे तो उसमें मिल गई छूट, तो वो हो गया ट्रेजरी बिल। और दिनांकित प्रतिभूति होगी, ब्याज दे देते हैं सीधे कि 1 लाख का हमसे खरीद लो, बाद में जो ब्याज मिलेगा वो हम आपको दे देंगे। सीडी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 25-25 लाख के पैकेट होते हैं, मिनिमम 1 करोड़ रुपए आपको देना पड़ता है। केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा जारी किए जाते हैं, परिपक्वता 3 महीने से 1 वर्ष के बीच। अंकित मूल्य पर छूट मिलती है, छूट स्वतंत्र रूप से निर्धारित की जाती है। कॉमर्शियल पेपर वाणिज्यिक पत्र सूचीबद्ध कंपनी द्वारा जारी किए जाते हैं, जिसका शुद्ध मूल्य 10 करोड़ रुपए हो तथा कार्यशील पूंजी 25 करोड़ हो। 25-25 लाख के यहाँ पे भी पैकेट, 1 करोड़ रुपए मिनिमम, 3 महीने से 6 महीने परिपक्वता। आरबीआई द्वारा प्रति 6 महीने में कंपनी को रेटिंग दी जाती है, वह अपनी कार्यशील पूंजी का मैक्सिमम 20% तक ही ऋण ले सकता है। पूंजी बाजार दीर्घकालिक होते हैं, मोर देन 1 ईयर। संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मुद्रा बाजार में केवल बड़े निवेशक भाग लेते हैं, जबकि पूंजी बाजार में छोटे निवेशक भी भाग ले लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मुद्रा बाजार में तरलता अधिक होती है तो जोखिम कम होता है, शेयर नहीं होते हैं।
पूंजी बाजार में तरलता कम होती है, जोखिम ज़्यादा, शेयर व डिबेंचर दोनों होते हैं बॉन्ड। पूंजी बाजार में धनोगाई जीरो कूपन बॉन्ड ट्रेजरी बिल की तरह पर दीर्घकालिक गिल्ट एज सिक्योरिटी ब्याज मिलता है अंकित मूल्य पर। प्राथमिक स्टॉक मार्केट नए शेयर जारी किए जाते हैं, किसी स्टॉक एक्सचेंज की आवश्यकता नहीं। द्वितीयक स्टॉक मार्केट स्टॉक एक्सचेंज की आवश्यकता होती है। और स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, द्वितीय से स्टॉक एक्सचेंज में पुराने शेयर की खरीद बिक्री की जाती है। नोट, जब पहली बार कोई कंपनी बाजार में अपने शेयर जारी करती है तो आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफिस ऑफर बोलते हैं पुनः, तो एफपीओ और कभी कभी अपने निवेशकर्ताओं के लिए जारी करती है। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, और राइट इशू जो पहले से शेयर धारक थे उन्हें फिर से नए शेयर जारी करना। स्टॉक एक्सचेंज एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई इक्विटी शेयर व्यापार के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज। 1994 इलेक्ट्रॉन स्क्रीन आधारित ट्रेडिंग यहाँ पर शुरू हुई थी। कहाँ गया स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज हो गया एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका मुंबई में है और इक्विटी शेयर व्यापार के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। 1994 यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन आधारित ट्रेडिंग शुरू हुई थी। 2000 में इंटरनेट ट्रेडिंग शुरू हुई। ठीक है, यहाँ पर टॉप 50 निफ्टी एनएससी सूचकांक होता है, एसएनपी सीएनएक्स पूरा नाम होता है निफ्टी। निफ्टी मतलब टॉप 50। स्टैंडर्ड एंड पुअर क्रिसिल नेशनल एक्सचेंज ये इसका फुल फॉर्म होता है, और नेशनल इंडेक्स ऑफ 50 एंड में होता है। स्टैंडर्ड एंड पुअर क्रिसिल नेशनल एक्सचेंज नेशनल इंडेक्स ऑफ 50। बेस ईयर पूछ सकता है तो 1995 याद रखो। एम कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन इक्वल टू टोटल शेयर इनटू प्राइस। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में स्थापित बीएसई लिमिटेड नाम से एशिया का सबसे पहला और भारत का सबसे तेज स्टॉक एक्सचेंज है। हर 6 सेकेंड के बदलाव को कैच करता है। बीएसई का सूचकांक कहलाता है सेंसेक्स। एनएससी निफ्टी बीएसई सेंसेक्स सेंसिटिव इंडेक्स टॉप 30 रहते हैं। उसमें ये भी पूछ लेता है कितनी कंपनियां रहती हैं। बेस ईयर 1978 से 1979। स्टैंडर्ड एंड पुअर बीएसई 100 एसएंडपी बीएसई 100 यह भारत का राष्ट्रीय सूचकांक है। आईएफएससी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड 11 डिजिट का होता है। एसबीआईएन 0 और ब्रांच कोड। एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन चेक क्लियरिंग के लिए होता है। 9 डिजिट का होता है। पहले 3 की सिटी कोड, दूसरा बैंक कोड, तीसरा ब्रांच कोड। स्विफ्ट कोड 8 से 11 डिजिट का होता है। सिक्योरिटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, जैसे कोई ऑनलाइन पैसे मंगवाता है विदेशों से तो वो स्विफ्ट कोड लगता है। जनरली 8 का नहीं तो 11 का भी होता है जब 3 उसमें ब्रांच के जुड़ जाते हैं। लेबर लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट 16 प्रमुख बैंकों के आधार पर प्रमुख बैंक एक दूसरे के लिए ब्याज तय करते हैं। लंदन समयानुसार सुबह 11 बजे खुलता है। मेबोर मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट 14 दिन, 1 महीने, 3 महीने के लिए यहाँ पर ब्याज तय किया जाता है। एनएससी 1998 प्रतिदिन प्रकाशित करता है। मेबिड मुंबई इंटरबैंक बिड रेट कहलाता है जो ब्याज की दर तय करती है। नकारात्मक ब्याज की दर जो करेंट अकाउंट पर चार्ज लगता है ना उल्टा, तो वो कहलाता है नकारात्मक ब्याज। स्प्रेडशीट बैंक का जमा पर दिया गया ब्याज और उधार पर लिए गए ब्याज का अंतर कहलाता है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट बढ़ेगा तो बैंकों के लाभ बढ़ेंगे, क्योंकि स्प्रेडशीट का मतलब है जमा पर दिया गया ब्याज और उधार पर लिए गए ब्याज। तो हमेशा उधार पर लिया गया ब्याज कम देता है और जमा पर ब्याज ज़्यादा लेगा, मतलब उल्टा, सॉरी। ये बैंक पर जमा बैंक का जमा पर दिया गया ब्याज कम होगा और उधार पर दिया गया ब्याज, मतलब अगर लोन देगा तो महंगा देगा और आप जमा करेंगे
तो ब्याज कम देगा। तो इसका अंतर कहलाता है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट बढ़ेगी तो बैंक का लाभ बढ़ेगा। आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? 12। पैन कार्ड में 10। बैंक आइडेंटिफिकेशन कोड कहलाता है BIC। हार्ड करेंसी वो कहलाती है जो मांग आपूर्ति से भी ज़्यादा, जैसे यूरो, पौंड, दिनार, रियाल। और सॉफ्ट करेंसी जिसकी डिमांड उतनी ज़्यादा ना हो और आपूर्ति पर्याप्त हो, जैसे भारत, नेपाल, भूटान। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संपत्ति के आधार पर दुनिया के 3 सबसे बड़े बैंक चाइना के हैं। भारत के 3 सबसे बड़े बैंक संपत्ति के मामले में SBI, HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा है। विश्व का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज 1602 एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज नीदरलैंड्स का है। USA तथा विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। सेकेंड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द वर्ल्ड है नेस्डैक। थर्ड है टोक्यो। लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है NSE। ओल्डेस्ट है BSE 1875। बीटा वैल्यू, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज जितनी तेजी से घटता बढ़ता है बीटा वैल्यू का बढ़ना हानिकारक होता है इन्वेस्टर्स के लिए। डॉलर सेंसेक्स को डॉलर में परिवर्तित करके बताना। भारत में 4 मुद्रा टकसाल है: मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। फिएट मनी सरकार द्वारा जारी वह कागजी मुद्रा जो सोने जैसी कमोडिटी द्वारा समर्थित नहीं है, फिएट मनी कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। लिमिटेड लीगल टेंडर, सिक्के मैक्सिमम 1000 रुपये तक की स्वीकार किए जाते हैं, वही कहलाता है लिमिटेड लीगल टेंडर। वर्तमान में 2 लाख से अधिक का भुगतान चेक के द्वारा करना अनिवार्य किया गया है। मुद्रा एवं सन्निकट मुद्रा लगभग मुद्रा की तरह ही तरलता होती है, लेकिन वो मुद्रा नहीं होती। जैसे शेयर, बॉन्ड, ऋण पत्र, सरकारी प्रतिभूतियां, इन्हें बेच सकते हो, तुरंत मुद्रा आ जाएगी, लेकिन ये मुद्रा थोड़ी होती है। सन्निकट मुद्रा का उपयोग सामान्यतः ऋण अदायगी के लिए नहीं किया जा सकता। आप कोई पैसे उधार लिए तो पैसे ही तो देंगे। ये पूर्ण रूप से तरल ना होकर लगभग तरल होती है। सन्निकट मुद्रा में स्वतः लाभ देने की क्षमता होती है, क्योंकि इन पर मिलता है ब्याज या छूट पर ये मिलते हैं। मुद्रा आपूर्ति के स्रोत: सरकार जो 1 रुपये का नोट प्लस सभी सिक्के जारी करेगी, फिर RBI, फिर वाणिज्यिक बैंक जो डिमांड डिपॉजिट के आधार पर क्रेडिट बनाते हैं। भारत में RBI M1, M2, M3, M4 नामक मुद्रा आपूर्ति के 4 वैकल्पिक उपयोग का उपयोग करती है। M1 जो है वो सर्वाधिक तरल होती है, इसका उपयोग सर्वाधिक होता है। अगर ओवरऑल देखें तो M0 है। मुद्रा आपूर्ति के मापक: बाजार में चलन में मुद्रा की वास्तविक आपूर्ति कहा जाता है। मुद्रा की आपूर्ति को M0 1 2 3 4 द्वारा समझाया जा सकता है। M0 आरक्षित मुद्रा या हाई पावर्ड मुद्रा या उच्च मुद्रा शक्ति कहलाती है। M0 मतलब होता है जनता के पास जितनी करेंसी है, RBI अन्य बैंकों के पास जितना जमा है सर्कुलेशन में, प्लस RBI के अन्य जमाएं हैं आदि। इसे अर्थव्यवस्था का मौद्रिक आधार भी कहते हैं। किसको? M0। M1 इसे संकीर्ण मुद्रा भी कहा जाता है। M1 में तरलता मैक्सिमम होती है। M1 में आता है C+DD प्लस OD। C होता है जनता के द्वारा धारण की गई मुद्रा, कागजी नोट व सिक्के। बैंकों में डिमांड डिपॉजिट। OD माने अदर डिपॉजिट, RBI में जमा अदर डिपॉजिट। अतः M1 का मतलब होगा जनता के पास करेंसी, बैंकों की मांग जमाएं। CA ऐसे मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स में जमा, प्लस RBI में अन्य जमा। लेकिन बचत खाते में जमा राशि को DD में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि निकास की राशि और निकास की संख्या पर कुछ शर्तें लगाई जाती हैं ना मैच्योरिटी पीरियड के लिए। RBI की OD में सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं की DD माने डिमांड डिपॉजिट, विदेशी केंद्रीय बैंकों की DD और IMF, वर्ल्ड बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के DD उधार आदि होते हैं। तो M2 इक्वल टू M1 प्लस डाकघर की कुल बचत जमाएं। M3 इक्वल टू ब्रॉड मनी या विस्तृत मुद्रा या सुलभ मुद्रा। M3 इक्वल टू M1 प्लस बैंकों की सावधि जमा FD प्लस एग्रीमेंट डिपॉजिट। M4 इक्वल टू M3 प्लस डाकघर की समस्त जमा सेविंग अकाउंट और FD भी। इसमें सबसे कम जमाएं होती है, सबसे ज़्यादा M1, M2, M3, 4 में M1 होती है। ठीक है। मुद्रा की छपाई: 200 करोड़ रुपए का सोना और अन्य प्रतिभूतियां जैसे डॉलर, यूरो, पौंड आदि। 115 करोड़ का सोना जमा कर दो और 85 करोड़ कोई विदेशी मुद्रा जमा कर दो भारत सरकार की प्रतिभूति के रूप में, तो आप छपाई कर सकते हैं। वो होती थी नॉर्मल। अब फिएट मुद्रा हम आपको ऊपर बता चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। M0 सबसे तरल मुद्रा मानी जाती है। ये डायरेक्ट पूछ लेगा तो सबसे तरल मुद्रा, तो M0 लिख देना। मुद्रा गुणक का उपयोग किया जाता है। मुद्रा गुणक क्या होता है? मुद्रा गुणक भी मुद्रा आपूर्ति का मापक होता है। माना किसी व्यक्ति ने SBI में 1000 रुपये जमा किए, तो 1000 जमा किए, कैश रिजर्व रेशियो 20% हो गया, तो 20% उसको अपने पास जमा होना था, तो बचे कितने? 800। 800 में फिर किसी ने जमा किए तो 160, 160। इस तरह से पैसे बढ़ते गए और
5000 गुना 5000 वो हो गए, और CRR के रूप में जमा हो गए 1000। 5000 बटे 1000 5 गुना, मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/CRR। ये पूछता है मुद्रा गुणक। तो अगर CRR कैश रिजर्व रेशियो बढ़ेगा, बैंक के पास जमा बढ़ जाएगा, मतलब कितना आपको रखना ही है, तो मनी मल्टीप्लायर अपने आप कम हो जाएगा। कैश रिजर्व रेशियो अगर CRR है, CRR बढ़ा, माने बैंक को इतने रुपए अलग से रखने पड़ेंगे, तो उधारी क्या देगा, उधारी नहीं देगा, तो मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगी। और CRR घटा तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ जाएगा। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों का निर्गमन प्रणाली न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं, IMF द्वारा प्रत्येक देश को दिए जाते हैं। प्राइमरी लैंडिंग रेट RBI द्वारा नहीं, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निर्धारित किया जाता है कि ये मिनिमम से मिनिमम कितना ब्याज हम दें अपने प्रीमियम कस्टमर को। हॉट मनी अत्यधिक पलायनकाली मुद्रा कहलाती है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चक्कर लगाती है, जहां प्रॉफिट मिलता है वहीं निवेश हो जाती है। जैसे मान लो अभी भारत में प्रॉफिट मिल रहा हो किसी को, तो वो भारत में इन्वेस्ट कर दे, और उसके बाद यहाँ अगर प्रॉफिट ना मिले, प्रॉफिट उठाया दूसरे चला गया, वहाँ ज़्यादा प्रॉफिट है, तो वो हो गई हॉट मनी। 2014 में काले धन पर SIT गठित किया गया। 2015 में काला धन विधेयक पास किया गया। 2016 में 1 जून से 30 सितंबर तक 45% पेनल्टी के साथ ब्लैक को वाइट करने की स्कीम लाई गई। 8 नवंबर 2018 को विमुद्रीकरण किया गया। 1 मार्च 2017 को स्वच्छ धन अभियान चलाया गया। सितंबर 2017 में प्रोजेक्ट इनसाइट सोशल मीडिया के द्वारा काला धन का पता लगाने के लिए लगाया गया। बिटकॉइन ब्लॉकचेन मैकेनिज्म पर काम करती है। 2009 में आई। 2017 में वेनेजुएला ने पेट्रो नाम से क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत की। पहली बार जापान ने 2016 में इसे ऑफिशियल करेंसी मान लिया। बेंगलोर में 2018 में देश का पहला बिटकॉइन ATM बना। कोर मुद्रास्फीति भोजन व ऊर्जा को छोड़कर हर वस्तु में बढ़ती कीमतों को मापते हैं, भोजन और ऊर्जा को छोड़ दें। कोर मुद्रास्फीति कहलाती है, इसमें केवल विनिर्मित व सेवाओं की कीमतों को मापा जाता है। हेडलाइन मुद्रास्फीति मतलब समग्र मुद्रास्फीति। स्टैग इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति के साथ साथ आर्थिक विकास में ठहराव, मतलब महंगाई भी बढ़े और GDP घटे। तो 1970 के दशक में यूरोप में ये आई थी मुद्रास्फीति मापने की विधि। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स 2008 से मासिक आधार पर काउंट हो रहा है। 2012 से मासिक आधार पर प्रकाशित हो रहा है। WPI का बेस ईयर 2004-05 था, अब हो गया है 2011-12। GDP डिफ्लेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? GDP करेंट प्राइस अपॉन GDP बेस प्राइस। SPI सर्विस प्राइस इंडेक्स डाकघर सेवाओं रेलवे सेवाओं को प्रायोगिक रूप से मापना, वास्तविक में नहीं। HPI हाउसिंग प्राइस इंडेक्स मकानों की कीमत कितने से बढ़ती है, इसको जानते हैं प्रायोगिक रूप से। NHB प्रकाशित करता है, ये पता होना चाहिए। मुद्रास्फीति का प्रभाव ऋणी पर क्या होता है? सकारात्मक प्रभाव होता है, तथा ऋणदाता पर नकारात्मक प्रभाव। मतलब अगर महंगाई बढ़ेगी तो ऋणदाता पर सकारात्मक प्रभाव होता है, उसको फायदा होता है, और ऋणी पे जो पैसा ले रहा है उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पैसे की वैल्यू गिर गई और उसे सिर्फ उतना ही पैसा देना है। किसको? ऋणदाता को। ऋणदाता को हो गया नुकसान। सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करता नुकसान में रहता है, निजी कंपनियों में निवेश करता फायदे में रहता है। उद्यमी उत्पादक वर्ग को फायदा होता है, कृषक को फायदा होगा। महंगाई बढ़ने से रोजगार का प्रभाव सकारात्मक होता है, कि अगर महंगाई बढ़ेगी तो निवेश बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा। फिलिप वक्र जो है वो बेरोजगारी और महंगाई के बीच में है। महंगाई और बेरोजगारी का परस्पर उल्टा संबंध होता है एक लिमिट तक। महंगाई बढ़ेगी तो बेरोजगारी घटेगी। बैंक और बीमा कंपनियों पर प्रभाव सकारात्मक रहता है, क्योंकि निवेश बढ़ेगा। महंगाई बढ़ेगी तो वहाँ पे निवेश बढ़ेगा और लोग ऋण ज़्यादा लेंगे, बैंकों का कामकाज बढ़ेगा, मुनाफा बढ़ेगा। टैक्स पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही तो टैक्स कलेक्शन बढ़ जाए। नकारात्मक प्रभाव पड़ता है ऋणदाता पर, मध्यम वर्ग की बचतें खत्म होने लगती हैं।
नकारात्मक प्रभाव ऋणदाता पर, मध्यम वर्ग की बचत खत्म होने लगती है, भुगतान असंतुलन, मुद्रास्फीति के कारण आयात में तो वृद्धि हो गई और ऋण में वृद्धि होती है, सार्वजनिक ऋण बढ़ जाएगा, लागत बढ़ेगी, लागत बढ़ेगी तो महंगाई भत्ता देना पड़ेगा, महंगाई भत्ता देंगे तो सार्वजनिक ऋण बढ़ जाएगा, और नैतिकता पर क्या है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। महंगाई बढ़ेगी तो आदमी की प्रवृत्ति हो जाएगी ना लूट घसूट की। मध्यम वर्ग की आय घटेगी, उच्च वर्ग की आय बढ़ेगी, आय विषमता में अंतर अधिक। आरबीआई एवं भारत सरकार के 2014 के समझौते के अनुसार महंगाई 4% ±2% लक्षित मुद्रास्फीति होनी चाहिए, मतलब 6% और 2% के बीच में महंगाई झूलनी चाहिए। महंगाई ना तो खराब है ना अच्छी है, लेकिन एक लिमिट के बीच है। मान लीजिए आपने 1,000 रुपये की चीज़ ली और अगर उसकी कीमत नहीं बढ़ी तो आप क्यों लेंगे, लेकिन इसकी इतनी कीमत ले गए तो दूसरी चीज़ों की भी कीमत बढ़ गई, आप उस तीसरी चीज़ नहीं खरीद पाए तो अभी नुकसान में है। तो महंगाई बढ़नी चाहिए लेकिन एक लिमिट के अंदर बढ़नी चाहिए, इससे प्रॉफिट तो हो लेकिन इतनी महंगी नहीं हो कि आदमी की बचत खत्म हो। ठीक है। अब अगर निर्यात को बढ़ाना हो तो मुद्रा का क्या करते हैं, अवमूल्यन, मतलब मुद्रा की वैल्यू गिरा दें तो निर्यात बढ़ जाएगा। आयात को बढ़ाना हो तो मुद्रा का अतिमूल्यन कर दें। व्यापार चक्र, मंदी की अवस्था, फिर पुनरुद्धार रिकवरी, फिर पूर्ण रोजगार, फिर तेजी, बूम आती है, फिर होता है अवरोध, फिर मंदी। ग्रिफिन वस्तुएं वे होती हैं जो सामान्य कीमतें बढ़ती हैं तो उनकी मांग बढ़ जाती है, जबकि सामान्यतः क्या होता है, कीमतें बढ़ती हैं तो मांग घट जाती है। पर गिफिन वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी तो मांग भी बढ़ेगी, जैसे निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं, दूध, ब्रेड आदि। त्यागानुपात, मुद्रास्फीति की दर, महंगाई की दर 1% घटा दोगे तो जीडीपी में जितनी कमी होगी वो कहलाएगा त्यागानुपात। फिस्कल ड्रैग क्या होता है, मुद्रास्फीति के कारण सरकारें महंगाई भत्ता देती हैं, पर महंगाई भत्ते मिलने के बाद वह व्यक्ति पहले निम्न टैक्स स्लैब में आता था अब उच्च टैक्स स्लैब में आने लग गया। मतलब मान लो कोई के 4,98,000 मिलते थे, अब महंगाई भत्ता हो गया वो 5 लाख हो गया, तो 5 लाख से ऊपर हो गया तो 5 लाख के ऊपर उस पर टैक्स लगेगा, तो वो कहलाता है फिस्कल ड्रैग। अर्थात बड़ी आय का मैक्सिमम हिस्सा टैक्स में ही चला जाता है, क्रय क्षमता में कमी आ जाती है महंगाई बढ़ने से। WTO ब्रिटल वुड सम्मेलन से WTO की अवधारणा आई, 44 देशों के 170 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जुलाई 1944 में ब्रिटल वुड सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में 3 बड़ी संस्थाओं की स्थापना हुई, IBRD 44 देशों की सहमति, IMF, ITO नहीं बन पाया तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों ने नई अधिकरण GATT 1947 जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड टैरिफ पर हस्ताक्षर किए। 1948 में GATT ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। और जो जरूरी बात है, 3 संस्थाएं आपने देख ली, 170 से अधिक। सम्मेलन पूछ सकता है तो आप याद रखें ब्रिटल वुड सम्मेलन। GATT 8th राउंड, लास्ट राउंड की बैठक उरुग्वे राउंड में हुई है। WTO और GATT में अंतर क्या है, WTO स्वायत्त संस्था है, वैधानिक संस्था जिसका UN से कोई लेना देना नहीं है। WTO का वस्तु और सेवा कर दोनों के संदर्भ में WTO में 164 सदस्य देश हैं। अफगानिस्तान 164वां सदस्य देश है। एक नया देश का नाम भी जुड़ा है तो 165 मान लीजिए। GATT अनौपचारिक संगठन था, WTO औपचारिक वैधानिक प्रशासनिक तंत्र वाली संस्था है, मुख्यालय जेनेवा में है। GATT के फैसले बाध्यकारी नहीं थे, WTO के हैं। WTO विकसित देशों का प्रतिनिधित्व करता था, GATT विकसित देशों का प्रतिनिधित्व करता था, WTO सभी देशों का प्रतिनिधित्व करता है। GATT की बैठकों में अनियमितता होती थी, वहीं WTO की बैठक प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार होती थी। GATT में डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी नहीं थी। WTO एक देश एक वोट की संकल्पना पर कार्य करता था। अब कृषि में देने वाली सब्सिडियां देख लो। ग्रीन बॉक्स जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकृति उत्पन्न नहीं करती, जैसे हमने बताया था ना कि गन्ने पे सब्सिडी वाला, तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकृति उत्पन्न कर देती। तो शोध, रिसर्च, पर्यावरण, पशुधन, कृषि पर नगद सहायता, सरकारी कार्यक्रम आदि। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी की कोई लिमिट नहीं होती, जितनी चाहे सरकारें दे सकती हैं। ब्लू बॉक्स अपेक्षाकृत कम विकृति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उत्पन्न करती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। WTO के आर्टिकल 6 और पैराग्राफ 5 में इनका प्रकार बताया गया। उत्पाद सब्सिडी जैसे गन्ना उत्पादन में सहायता, गैर उत्पाद सब्सिडी जैसे उर्वरक, बिजली, कृषि संबंधी समेत आदि शर्तों के साथ एम्बर को। एम्बर इनका नाम है,
ब्लू बॉक्स सब्सिडी को बोलते हैं शर्तों के साथ एम्बर बॉक्स सब्सिडी, और एम्बर बॉक्स सब्सिडी जो अलग से है वो सर्वाधिक विकृत उत्पन्न करती है। WTO आर्टिकल 6 में इसका प्रकार दो प्रकार, उत्पाद विशिष्ट और गैर उत्पाद विशिष्ट। जैसे कि निर्यात सब्सिडी विकसित देशों द्वारा, तो विकसित देश क्या करते हैं, अपने किसानों को निर्यात सब्सिडी दे देते हैं। तो अब क्या करेगा, मान लो 100 रुपये की चीज़, उसको 20 रुपये निर्यात सब्सिडी मिल गई, तो अब बची 80 की, तो वो मार्केट में आराम से 110 रुपये की किसान खुशी खुशी बेच देगा। लेकिन हमारे किसान की चीज़ 100 रुपये की, तो 110 में बेचारे को तकलीफ होगी, जबकि 80 वाला 110 रुपये में बहुत आसानी से बेच देगा, उसे लगेगा हमें 30 रुपये प्रॉफिट आ रही है। ये कहलाती है एम्बर बॉक्स सब्सिडी। तो जी हाँ, अब आपका ये जो इकोनॉमिक्स है पैट के लिए वो हो गया है कंप्लीट। तो इसके बाद आपको सिर्फ करंट से पढ़ना है, जो मैं कंप्लीट तो करा ही दूंगा, लेकिन आप भी पढ़ते रहिए। तो चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर दें, थोड़ा सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर कर लें। गारंटी है इसमें 5 से 5 क्वेश्चन इसी से आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।